दोस्तों, कल्चर शब्द का मतलब संवर्धन से होता है। मतलब किसी भी चीज़ का या किसी भी क्षेत्र में उसका विकास किया जाना, प्रोपगेशन किया जाना, कुल मिलाकर कह लीजिए। तो कुछ कल्चर विधियां आपके सामने प्रस्तुत हैं जिनके बारे में हम आज चर्चा करना चाहते हैं। जैसे कि पहले नंबर पर लिखा हुआ है सेरीकल्चर। जो सेरीकल्चर होता है वो रेशम कीट पालन से संबंधित होता है। रेशम कीट से ही हमें रेशम के धागे प्राप्त होते हैं। उनके जो काकून होते हैं, उन काकूनों को गर्म पानी में डाला जाता है तो रेशम कीट मर जाता है। फिर उस काकून को काट करके उसके रेशों से धागा बनाया जाता है, फिर उसी के कपड़े हम आप लोग पहनते हैं। तो सेरीकल्चर को रेशम कीट पालन के नाम से जाना जाता है, अर्थात रेशम कीटों का संवर्धन किया जाता है। और ज़्यादातर रेशम कीट जो होते हैं वो पाले जाते हैं आपके शहतूत के वृक्ष पर। उसके वृक्ष पर पाए जाने वाले जो रेशम कीट होते हैं उनसे ज़्यादा अच्छा प्रकार का रेशम प्राप्त किया जाता है। और इसका जंतुवैज्ञानिक नाम बॉम्बिक्स मोराई होता है। बॉम्बिक्स मोराई होता है। इसी प्रकार दूसरे नंबर में है एपीकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। और हम सब लोग जानते हैं कि मधुमक्खी पालन बहुत प्रायः आमतौर पर ठंडी के सीजन में आप लोग खेतों में बहुत सारे बॉक्स रखे देखे होंगे, वहाँ पर मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। और उस समय फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं तो फ्लावर से वो पराग और मकरंद चूस करके लाती हैं और लार में मिश्रित करके रखती हैं, फिर वही शहद बन जाता है। और वो शहद इतना गुणकारी होता है कि वो सौंदर्य प्रसाधनों में भी यूज होता है और स्वास्थ्य की गतिविधियों में, दवाइयाँ बनाने में भी उसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ में पुष्ट होने के लिए भी उसका उपयोग किया जाता है। आमतौर पर मधुमक्खियों की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें एपिस इंडिका, दूसरी है एपिस मेलिफेरा और तीसरी है एपिस डॉर्सेटा। कैड़ा मक्खी का नाम सुना होगा, वो एपिस डॉर्सेटा है। ये थोड़ी हमलावर होती है। ये प्रजाति जो मक्खी की होती है वो हमलावर होती है। एपिस मूल रूप से जीनस या वंश है और ये जितनी भी स्पीसीज या प्रजातियां लिखी हुई हैं तो मधुमक्खी की ये प्रजातियां हैं एपिस इंडिका, एपिस मेलिफेरा और एपिस डॉर्सेटा, जिसमें डॉर्सेटा ज़्यादा आक्रमणकारी होती है। और इंडिका जो होता है वो भारतीय परिवेश में पाई जाने वाली खास करके मधुमक्खी होती है। तीसरे नंबर में आता है विटीकल्चर। अंगूर के उत्पादन से ज़्यादा मात्रा में अंगूर का उत्पादन किया जा सके, इसलिए विटीकल्चर किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अंगूर का उत्पादन हो और लोगों तक इसकी पहुंच बन सके। चौथे नंबर पर आता है पिस्सीकल्चर, मत्स्य पालन। आज अगर मांस का उपयोग ना हो तो विश्व की बहुत सारी आबादी भूखों मर जाएगी। इसलिए कुछ लोग मांसाहारी भी होते हैं, कुछ लोग शाकाहारी होते हैं और कुछ लोग सर्वाहारी भी होते हैं। तो जो मांस खाते हैं उसमें खाने वाले विशेष करके जो मछली खाते हैं तो मछलियों के उत्पादन को बढ़ावा मिले, ताकि जो इसको खाने वाले लोग हैं उनको इसकी कोई कमी ना हो पाए। तो इसी के लिए किया जाता है पिस्सीकल्चर। उसमें तरह तरह की मछलियाँ खिला के पालन पोषण किया जाता है, उनकी बीमारियों का ध्यान रखा जाता है, उनकी जनन प्रक्रिया पर ध्यान रखा जाता है। अगला नंबर है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर पुष्पों के उत्पादन से संबंधित है। फ्लावर से बना है फ्लोरिकल्चर, तो फ्लावर्स का कल्चर किया जाए तो पुष्पों के उत्पादन से संबंधित है। पुष्पों का भी बहुत सारे काम होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कहाँ कहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है। अरोमा थेरेपी में भी इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और पूजन स्थलों पर किया जाता है, शव जब ले जाते हैं तो उन पर माल्यार्पण करने के लिए किया जाता है। शादी विवाहों में भी इसका उपयोग किया जाता है, कई जगह पर इनका उपयोग होते हैं, आप लोग को सर्वविदित है ये चीज़। फिर है हॉर्टिकल्चर, फलों और सब्जियों के उत्पादन से संबंधित होती है। फल और सब्जी आज हमारे जीवन का बहुत ही आवश्यक अंग बन चुका है, तो इनके उत्पादन, परिरक्षण, जनन आदि से संबंधित जो विज्ञान है और उसके उत्पादन से संबंधित जो विज्ञान है उसे हॉर्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है। अब अगले नंबर पर आता है आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर वृक्षों व झाड़ियों की कृषि है मूल रूप से। इसमें वृक्ष और झाड़ियों का पालन पोषण किया जाता है, इन्हें लगाया जाता है और जब तक ये बड़े नहीं हो जाते इनका विशेष ध्यान रखा जाता है। अगर कोई बीमारी होती है तो उसका इलाज कराया जाता है।
अगला नंबर है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर काष्ठीय पौधों के उत्पादन से संबंधित है। ऐसे पौधे जिनमें काष्ठ बड़ी मात्रा में पाया जाए, काष्ठ मीन्स वुड, लकड़ी पर्याप्त मात्रा में पाया जाए, उसके तने मोटे हों ताकि उससे इमारती लकड़ी प्राप्त की जा सके और तरह तरह के घरेलू कामकाजों में प्रयुक्त होने वाले फर्नीचर का इस्तेमाल किया जा सके उनसे प्राप्त होकर के, अर्थात व्यापारिक रूप से उसका इस्तेमाल किया जा सके, उसके लिए सिल्वीकल्चर होता है। अगला नंबर है ओलेरीकल्चर, सब्जियों की व्यापारिक कृषि। इसमें इस स्तर पर सब्जियां उगाई जाती हैं कि उनका व्यापार किया जा सके, जैसे कि मशरूम इसके अंतर्गत आता है, आलू का उत्पादन, ये सारी चीज़ें, मतलब जब व्यापारिक कृषि के रूप में सब्जियों का उत्पादन किया जाना लगे तो उसको ओलेरीकल्चर के रूप में रखा जाता है। फिर आ गया वर्मी कल्चर, केंचुए के उत्पादन से संबंधित है। वर्मी कल्चर केंचुए के उत्पादन से संबंधित है और विशेष प्रजाति का जो केंचुआ होता है उससे जैविक खाद भी बनाई जाती है। जो हमारा पशुधन होता है उनका गोबर जो होता है, उस गोबर में ये केंचुए छोड़ दिए जाते हैं और ये केंचुए उस गोबर को खाते जाते हैं और पीछे मल त्याग करते जाते हैं, उसे जैविक खाद बनती चली जाती है और वो ऐसी जैविक खाद होती है जिसको खेतों में डालने से किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होता, अर्थात हानि रहित फसल प्राप्त होती है, जो कि हमारे आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। अगले नंबर पर आता है मेरीकल्चर, समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया। समुद्र में कुछ सारे ऐसे जीवधारी पाए जाते हैं जिनको